हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए बने रहिए हमारे वीडियो में। ये जो फर्स्ट टेंस है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका डिफिनीशन है इसका एक और नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। डिफिनीशन है द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द यूजुअल एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब जिससे वर्तमान अवधि में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसका है हिंदी वाक्य के वर्ब के लास्ट में हम लोग पाएंगे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले डू या डज लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए डू या डज सबसे पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर नॉट लेना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। फिर WH क्वेश्चन में से कोई सुटेबल लेंगे, डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। अब बात आती है कि कहाँ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, कहाँ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करें। तो यहाँ पे बताया जा चुका है आई, वी, यू, दे, प्लूरल जितने भी होंगे उसके लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू का यूज करेंगे। नेक्स्ट ही, सी, इट, राम और सिंगुलर, इसके लिए हम लोग V5 का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में डू डज का यूज करेंगे। और जब कभी भी डू डज का यूज करेंगे तो इसके बाद वाला निश्चित रूप से हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, डू के बाद भी और डज के बाद भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए इस पे हम लोग कुछ देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे कुक, ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो होगा कुक्स। हैव, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है रखना, इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका फिफ्थ फॉर्म होगा इट्स। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका फिफ्थ फॉर्म होगा डज। तो ये जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं ये सारे क्या हैं, तो प्लूरल हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। और जब इसके लास्ट में एस और एस डालते हैं तो ये सारे जो होते हैं वो हमारे सिंगुलर बन जाते हैं। फंक्शन में देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसका मतलब हुआ चिरंतन सत्य, वैसा सत्य जो कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। मतलब वो कभी भी किसी भी कंडीशन में वो झूठा नहीं हो सकता है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट, तो यहाँ पे राइज, राइजेज, रोज और इज राइजिंग लिखा हुआ है। तो द सन जो है यह सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी मुझे सिंगुलर ही चाहिए, तो हमारा आंसर होगा बी। चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें सिंगुलर कौन है, तो राइजेज सिंगुलर है। वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें डज का यूज हम लोग करेंगे तो ये मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो वहीं वाक्य इसका इंट्रोगेटिव बना हुआ है, तो वह डज आ द सन। तो जैसे ही डज लग गया यहाँ पर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर तो राइजेज लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर डज लगने की वजह से इसमें का ES का पावर जो है डज में चला आया, ES का पावर यहाँ आ गया, तो इसीलिए अब इसका आंसर होगा V1 होगा, तो होगा राइज। तो होगा आंसर आपका डज द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब क्या, सूरज पूरब में उगता है। नेक्स्ट है फॉर प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत। अगर सिद्धांत बताना है तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे दी अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दी अर्थ जो है सिंगुलर है, पृथ्वी ये खुद है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग क्या लेंगे भाई, तो सिंगुलर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर होगा मूव से। इसमें होगा मूव से, इसमें होगा
सॉरी, इसमें होगा राइज और इसमें होगा राइजेज। नेक्स्ट अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा डज द सन, डज द अर्थ है। तो यहाँ पे जैसे ही डज लगा तो वर्ब अपने मूल रूप में आ जाएगा, अर्थात जो डज लगा हुआ है तो यहाँ पे मूव्स जो था इस ईएस का पावर यहाँ डज में आ गया, तो अब ये क्या केवल मूव बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर होगा मूव। तो आंसर हुआ डज द अर्थ मूव राउंड द सन, का मतलब हुआ क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ फर्स्ट वाले का अर्थ हुआ द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके कुछ और फंक्शंस को यहाँ देखते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर परमानेंट एक्टिविटीज, जिसका मतलब हुआ अस्थायी क्रियाकलाप, वैसे काम जो परमानेंटली होते हों उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका होगा वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी, सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस ईयर, का मतलब हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शन जो है वो है बॉयल, बी जो है वो होगा ऑप्शन में बॉयल्ड, सी होगा बॉयल्स और डी होगा इज बॉयलिंग। तो इस तरह से हम देखेंगे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं वे सारे सिंगुलर होते हैं। तो वाटर सिंगुलर हुआ, तो इस तरह से इसके साथ लगने वाला वर्ब भी V5 होगा, जो सिंगुलर होगा तो होगा आपका बॉयल्स। लेकिन जैसे ही इस वाक्य का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे लेते हैं डज वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी, और सेम ऑप्शन अगर यहीं रहता है BOIL, बी में हो जाएगा BOILS, सी में हो जाएगा BOILED और डी में हो जाएगा इज BOILING। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, जैसे ही डज लग गया तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। तो इस तरह से आपका वाक्य हो गया। फर्स्ट वाले का हिंदी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है या उबलता है। इसका मतलब हो गया कि डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सी, क्या जल 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, वाटर डॉट डॉट एट 0 डिग्री सी। तो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट में फ्रीज, बी में होगा फ्रीजेज, सी में होगा फ्रोज और डी में होगा फ्रोजन। तो यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ भी वर्ब हम लोग सिंगुलर लेंगे, तो आपका आंसर होगा बी, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सी, मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा, जैसे डज लेंगे, डज, जैसे अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज वाटर डॉट डॉट एट 0 डिग्री सी, तब यहाँ पर अब आंसर जो होगा, अब ये फ्रीजेज नहीं होगा, क्योंकि डज ईएस, यहाँ का ईएस का पावर जो था वो उठ करके डज में आ गया, तो अब ईएस यहाँ से गायब हो गया, तो केवल फ्रीज बचा, तो अब आंसर आपका होगा फ्रीज। वाटर
डज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सी, जिसका मतलब हो गया क्या पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जम जाए। हाँ, तो नेक्स्ट फंक्शन है फॉर हैबिट, मीन्स आदत। अगर आदत बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, जैसे ही ऑलवेज डॉट डॉट द ट्रूथ। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका ए में स्पीक के, बी में होगा स्पीक्स स्पोक, सी में होगा स्पीक्स और डी में होगा स्पोकन। तो यहाँ पे ही चूँकि सिंगुलर है, ऑलवेज एक एडवर्ब है, तो ही चूँकि सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ जो वर्ब हम लोग लेंगे वो सिंगुलर ही लेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा सी, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मीन्स वह हमेशा सत्य बोलता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, डज ही ऑलवेज डॉट डॉट द ट्रूथ, तो इस तरह से यहाँ पर स्पीक होगा, स्पीक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से डज लग जाने के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सी नेवर ए लाई। तो ऑप्शन होगा ए में टेल, बी में टेल्स, सी में टोल्ड और डी ऑप्शन होगा टेलिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, चूँकि सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब V5 लेंगे तो होगा टेल्स, जो आपका आंसर होगा टेल्स। सी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। नेक्स्ट है फॉर कंडीशनल सेंटेंसेज बिफोर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस के पहले अगर कोई सेंटेंस होगा तो वह निश्चित रूप से, सिंपल फ्यूचर टेंस के पहले अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं, व्हेन ही डॉट डॉट, इधर है आई विल गो। तो इधर वाला टेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है और इसके जस्ट पहले जो लगेगा वो निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। तो ऑप्शन है आपका कम, बी में है केम, सी में है कम्स और डी में है कमिंग। तो आंसर होगा व्हेन ही कम्स। ही चूँकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ वर्ब भी हमको सिंगुलर ही लेना है, तो होगा कम्स। और इसका मतलब हो गया जब वह आएगा तब मैं जाऊँगा, जिसका अर्थ हो गया जब वह आएगा तब मैं जाऊँगा। इसका मतलब हुआ एक तरफ के वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं और दूसरे तरफ के वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इसमें से ता है में एक को बोलना है। अगर आप ऐसा बोलते हैं व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, फिर कॉमा रहेगा तब, इस कॉमा का मतलब तब हुआ। व्हेन ही कम्स आई विल गो, तब जब वो आता है तब मैं जाऊंगा, ये बोलना सूटेबल नहीं है, इसलिए इसका हिंदी आप निकालेंगे व्हेन ही कम्स आई विल गो, मतलब जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। इस कॉमा का मतलब तब होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ इट आई विल नॉट कम। ऑप्शन देखेंगे, रेन, बी में होगा रेन्ड, सी में होगा रेनिंग
और डी में होगा रेन्स, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, रेन्स। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट कम, इसका मतलब होगा यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊँगा। यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसे नहीं निकलना है कि यदि वर्षा होती है तब मैं नहीं आऊँगा, इसका अर्थ निकालना है यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊँगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है कंडीशनल सेंटेंस में, जो बिफोर है वो आफ्टर हो जाएगा। फॉर कंडीशनल सेंटेंसेज आफ्टर सिंपल फ्यूचर टेंस, अर्थात इस तरह इस वाक्य में आपने देखा कि अगर लास्ट में फ्यूचर टेंस था तो पहले जो लगने वाला टेंस था वह निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस था। यही बात जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, अगर शुरू में सिंपल फ्यूचर टेंस आ जा रहा है तो बाद में लगने वाला टेंस निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो जैसे देखते हैं, आई विल नॉट गो, इसका मतलब होगा मैं नहीं आऊँगा अनलेस ही डॉट डॉट। ए में होगा कम, बी में होगा केम, सी में होगा कम्स और डी में होगा कमिंग। तो आपका आंसर होगा, चूँकि ही सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो सी ऑप्शन सही है, तो होगा अनलेस ही कम्स, आई विल नॉट गो अनलेस ही कम्स। इसका मतलब हो गया जब तक वह नहीं आएगा, जब तक वह नहीं आएगा कॉमा मैं नहीं जाऊंगा। अनलेस जो वर्ड है ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है, इसमें आपको नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना नोट लगाए ही इसमें नोट का मतलब निकलता है। तो हो गया आई विल नॉट गो अनलेस ही कम्स। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है फॉर रिलेटेड सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट पीरियड, मतलब वर्तमान अवधि से संबंधित स्थिति हेतु। एग्जाम्पल, इट डॉट डॉट वेरी हॉट टुडे। ऑप्शन ए में है इज, बी में है वाज, सी में है आर, डी में है वर। तो यहाँ पे इट सिंगुलर है और प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट पीरियड से रिलेटेड सिचुएशन की, तो आंसर होगा इज। फॉर मेथड, अगर आपको तरीका बताना हो तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए में होगा है न्यू नो, बी में होगा है न्यू, सी में है नॉन और डी में है न्यू। तो आपका आंसर इसमें से होगा ही, चूँकि सिंगुलर है इसीलिए सब्जेक्ट भी यहाँ सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पे होगा नोज, ही नोज हाउ टू स्विम, इसका मतलब हुआ वह तैरना जानता है। एक और फंक्शन यहाँ देखते हैं, ही डज नथिंग बट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए में इट, बी में एट, सी में ईटन और डी में ईट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डज आ गया है तो डज के बाद हमेशा V1 आता है, तो ये ऑप्शन होगा इट। ही डज नथिंग बट इट, वह खाता ही रहता है। एक वाक्य है वह जाता है, जिसका ट्रांसलेशन होगा ही गोज। ये सही है, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं ही हिज और फिर गो लिखते हैं, ये गलत है। तो ये गलत कैसे है और ये सही कैसे है? एक बच्चे का एक क्वेश्चन ऐसा था कि इसके लास्ट में ता है तो हम गोज लगा रहे हैं। दूध मीठा होता है
तो यहाँ भी तो ताहे लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेट होगा मिल्क इज स्वीट। तो कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और क्यों इसमें इज लगेगा, इसमें इज क्यों नहीं लगेगा? तो देख सकते हैं आप, मिल्क जो है वो सब्जेक्ट है और इज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी होता है। तो हम इस इज को लिख सकते हैं V1 या V5। चूँकि इसमें वर्ब नहीं है, वाक्य में एडजेक्टिव है, तो जब कभी वाक्य में एडजेक्टिव होता है मतलब कोई काम नहीं हो रहा है और वैसे वाक्य के लास्ट में ताहे होगा, तो ऐसे कंडीशन में इज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है, लास्ट में कोई काम हो रहा है, जैसे इस वाक्य में काम हो रहा है, जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर इज लगाना बिल्कुल गलत है। इज यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब में ही एस और एस डाल करके हम इसका सिंगुलर बना देते हैं। तो इस तरह से इज इसलिए सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब दिया हुआ है, तो हम वर्ब का ऑलरेडी एस डाल करके सिंगुलर बना सकते हैं। तो इज लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए यह वाक्य क्या है मेरा गलत है। ओके, तो यहाँ पे अगला फंक्शन है फॉर रेगुलर एक्शन, जिसका मतलब हुआ नियमित कार्य। जो काम हम रेगुलर करते हैं, मतलब बिना किसी गैप के करते हैं, उसको हम लोग रेगुलर एक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं we ... कोचिंग एवरी डे। यहाँ पे ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग और वेंट। तो वी जो है वो मेरा प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। गो जो है वो प्लूरल होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर डू भी लगाते हैं तो भी यहाँ पे डू के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो भी यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, डू वी गो टू कोचिंग एवरी डे। जैसे कि यहाँ पे लिखा जा चुका है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे तो क्लियर ऑलरेडी यही चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए तो हो जाएगा। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू वी .टू कोचिंग एवरी डे, तो यहाँ पे जो होगा डू जैसे ही लग गया तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो अब ऑप्शन हो जाएगा गो होगा, सेम वही चीज़ होगा। यहाँ पे कह रहा है फॉर हैबिचुअल एक्शन, मतलब स्वाभाविक कार्य। एग्जाम्पल होगा हनी ... स्वीट। तो हनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे V5 सिंगुलर होगा, तो होगा टेस्ट से। हनी टेस्ट्स स्वीट, जिसका मतलब होता है शहद मीठा लगता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग डज का यूज करेंगे तो हो जाएगा डज और फिर हनी, तब यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हो जाएगा टेस्ट्स नहीं होगा। तो इस तरह से अगर डज नहीं लगा हुआ है तो ये ऑप्शन सही है, और डज अगर नहीं लगा हुआ है तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फॉर रिपीटेड एक्शन, मतलब जो काम हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर रिपीटेड एक्शन में वी ... टू बेड एवरी नाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा गो। वी जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए, तो गो जो है वो प्लूरल होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी गो टू बेड एवरी नाइट, हम लोग प्रति रात मतलब हर रात सोने जाते हैं। गो टू बेड मतलब सोने जाना। फॉर पोजेसन, पोजेसन बताना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो बी है जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ये भी सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर है। आपको अगर देख सकते हैं हैव के रूप कैसे चलते हैं। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड जो होता है वो होता है हैड, इसका थर्ड भी हैड ही होता है, इसका फोर्थ होता है हैविंग, और इसका फिफ्थ जो फॉर्म होता है वो हो जाता है हैज। उसी तरह से डू का रूप चलता है। डू यहाँ डज हो जाएगा, यहाँ डिड, सॉरी डू यहाँ होगा डिड, यहाँ होगा डन, यहाँ होगा डूइंग, और यहाँ हो जाएगा डज। तो इस तरह से इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग यहाँ पे डू का यूज करेंगे, जैसे डू वी ... टू बेड, तो भी मेरा आंसर यही होगा, डू वी गो टू बेड एवरी नाइट। फिर भी यहाँ पे डू जैसे ही लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। नेक्स्ट का है फॉर पोसेशन, अधिकार। जैसे ही ... ए कार,
तो ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ ही का V5 चाहिए मुझे सिंगुलर, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हैज़, ही हैज़ ए कार। नेक्स्ट है डज ही डॉट डॉट ए कार, तो जैसे ही डज लग गया तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हैज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डज ही, आंसर ये होगा हैव ए कार। नेक्स्ट है फॉर ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब मानवीय अनुभव। अगर मानवीय अनुभव को बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ए मदर, तो मदर जो है एक है, ए है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम लोग वर्ब सिंगुलर लेंगे, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन सही होगा। ए मदर लव्स हर बेबी, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं फॉर इमोशन, मतलब मनोभाव। वी डॉट डॉट इन गॉड, वी जो है वो है प्लूरल आपका, तो इसके साथ वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए, तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा। और जैसे ही यहाँ पे डू लगाएंगे तो भी यहाँ पे यही होगा, डू वी बिलीव ही होगा। नेक्स्ट फॉर मेंटल एक्टिविटीज़, मतलब मानसिक क्रियाकलाप। ही डॉट डॉट माई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडरस्टैंड फर्स्ट है, सेकेंड अंडरस्टूड है और थर्ड अंडरस्टैंड्स है, तो ही जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी हम लोग लेंगे सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन के तरफ, है फॉर प्री प्लान्ड स्कीम्स, जिसका मतलब हुआ पूर्व निर्धारित योजना। अर्थात पहले से ही अगर कोई प्लानिंग करके कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे द एरोप्लेन डॉट डॉट एट 10 AM। ऑप्शन है टेक ऑफ लैंड लेते हैं, लैंड बी में है, लैंड्स सी में है, लैंडेड और डी में है लैंडिंग, तो आपका आंसर होगा एरोप्लेन। चूँकि सिंगुलर है इसीलिए वर्ब हमको यहाँ पे सिंगुलर ही चाहिए, तो आंसर होगा लैंड्स। द एरोप्लेन लैंड्स एट 10 AM, मतलब पहले से ही प्लानिंग करके बैठा हुआ है। फ्लाइट के टाइम या ट्रेन के टाइम जो होते हैं पहले से फिक्स होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, प्री प्लान्ड। प्री का मतलब होता है पहले, अब प्लान मतलब प्लानिंग किया जा चुका है। जैसे प्रीपेड फ़ोन होता है, उसमें जो सिम लेते हैं हम लोग प्रीपेड लेते हैं। दो तरह के सिम होते हैं, एक प्रीपेड एक पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब पहले ही पैसा उसमें डाल करके तब हम लोग बात करते हैं, वो प्रीपेड होता है। अब पोस्टपेड होता है, जैसे वो रिसीवर वाला फ़ोन हुआ करता था तो पोस्टपेड हुआ करता था, मतलब बात करने के बाद बिल आता था। आजकल बिजली बिल भी प्रीपेड और पोस्टपेड, पहले हम लोग पोस्टपेड था बिजली बिल, अब क्या है डिजिटल मीटर लग जाने की वजह से प्रीपेड हो गया, मतलब रिचार्ज करा करके तब आपको यूज़ करना पड़ रहा है। तो प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेड, पहले ही चुका दिया तो प्रीपेड और बाद में चुका है तो पोस्टपेड। उस तरह से प्री प्लान मतलब पूर्व निर्धारित योजना, पहले ही से प्लानिंग कर ली गई है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, फॉर फ्यूचर प्लानिंग, मतलब भावी योजना। अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे द PM डॉट डॉट फॉर लंदन नेक्स्ट वीक के, तो आपका ऑप्शन होगा ए में है लीव, बी में है हैज लेफ्ट, सी में है लीव्स और डी में है लीविंग।
तो इसमें आपका आंसर होगा द PM जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब हम लोग लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, तो आंसर होगा लिव्स। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री अगले सप्ताह लंदन के लिए, लिव्स मतलब प्रस्थान करेंगे या रवाना होंगे, तो इसके लिए हम लोग लिव्स का यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट फंक्शन है इसका फॉर पास्ट इंसिडेंट टू मेक इट मोर फोर्सफुल। इसका मतलब हुआ भूतकाल की घटना को अधिक जोरदार बनाने हेतु अगर कोई भूतकाल की घटना है उसको ज़्यादा फोर्सफुल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए गैंग ऑफ robbers the village last night। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका ए में अटैक, बी में होगा अटैक्स, सी में होगा हैज अटैक्ड, और डी में होगा नन। तो ए गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का एक दल, ये जो है ग्रुप है, तो ये ग्रुप में जो होते हैं कलेक्टिव नाउन उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, तो आंसर होगा अटैक्स। एक नेक्स्ट फंक्शन है फॉर रनिंग कमेंट्री। जिसका मतलब हुआ मैच का आंखों देखा हाल। अगर मैच का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे MS धोनी डॉट डॉट MS धोनी मूव्स ए लिटिल hits the ball and डॉट डॉट 6। तो यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा स्कोर, बी में होगा स्कोर्स, सी में होगा स्कोर्ड, और डी में होगा स्कोरिंग। तो आपका आंसर होगा MS धोनी, चूँकि सिंगुलर है इसीलिए जो हम लोग वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर ही लेंगे। तो यहाँ पे होगा स्कोर्स, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। फॉर समरी मतलब सारांश। किसी भी चीज़ का अगर आपको सारांश लिखना है, किसी भी चीज़ का अगर समरी लिखना है, सारांश लिखना है, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे
द किंग डॉट डॉट टू फॉरेस्ट एंड डॉट डॉट किल्स ए टाइगर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा गो, बी ऑप्शन होगा वेंट, सी होगा गोज और डी होगा गोइंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा गोज, क्योंकि किंग जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी जो लगेगा वो सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। इसका मतलब हुआ समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक के लिए, शीर्षक हेतु भी हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल, टेररिस्ट, टेररिस्ट से द इंडियन आर्मी। तो अगर ये बात किसी न्यूज़पेपर में लिखी हुई हो तो कुछ ऐसे लिखे रहेंगे, अटैक, बी में होगा अटैक्स, सी में होगा अटैक्ड और डी में होगा अटैकिंग। तो यहाँ पे टेररिस्ट चूँकि प्लूरल है तो इस हिसाब से मेरा प्लूरल वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अटैक होगा। अगर ये टेररिस्ट में का एस न रहता, टेररिस्ट होता, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है अटैक्स। चूँकि टेररिस्ट्स है तो अटैक्स होगा और एस नहीं रहेगा, तब यहाँ पे अगर यहाँ एस है तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ है तो यहाँ नहीं रहेगा। दोनों में से किसी एक में ही एस का यूज करना है। नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज आफ्टर हियर एंड देयर, मतलब हियर तथा देयर के बाद आने वाले विषम्यादि बोधक वाक्य में, विषम्यादि बोधक वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, हियर डॉट डॉट द ट्रेन और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होंगे। तो यहाँ हियर से कोई मतलब नहीं है, ट्रेन से मतलब है। यहाँ पे ऑप्शन होगा कम, बी में होगा कम्स, सी में होगा केम और डी में होगा
कमिंग। तो आपका आंसर होगा, चूँकि ट्रेन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर ही लेंगे हम लोग वर्ब। तो यहाँ हियर से कोई मतलब नहीं है, ट्रेन से मतलब है। तो ट्रेन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, कम से होगा। आंसर बी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब हुआ ट्रेन यहाँ आती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, देयर डॉट डॉट, देयर डॉट डॉट द बस, और यहाँ एक्सक्लामेशन चिन्ह होगा। ए में होगा गो, बी में होगा वेंट, सी में होगा गोज और डी में होगा गोइंग। तो आपका आंसर सही होगा, चूँकि बस सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो गोज होगा। तो होगा देयर गोज द बस, बस वहाँ जाती है। उसके बाद एक आता है नोट कि क्या क्या रहेगा। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य को बनाएंगे, तो इसको आप इम्पोर्टेंट तौर पे याद जरूर कर लेंगे। ये जो लिखा गया है मैंने पहले ही टाइम बचाने की वजह से लिखा हुआ है। अगर वाक्य में कहीं भी ऑलवेज पाया जाता है, मतलब हमेशा, ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, ऑफन मतलब अक्सर, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, जनरली मतलब सामान्यतः, यूजुअली मतलब सामान्यतः, ओकेजनली अक्सर, रेयरली मतलब कभी, सेल्जम मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब मुश्किल से, स्कार्सली का मतलब भी मुश्किल से, हैबिचुअली मतलब स्वाभाविक तौर पे, डेली मतलब प्रतिदिन, एवरी मतलब एवरी डे मतलब प्रति, एवरी नाइट मीन्स हर रात, एवरी मॉर्निंग प्रति सुबह, एवरी इवनिंग प्रति शाम, एवरी वीक प्रति सप्ताह, एवरी मंथ प्रति माह, एवरी ईयर प्रति वर्ष, वंस ए ईयर वर्ष में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए ईयर वर्ष में 2 बार, टुमारो कल, नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले माह, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, इफ़ यदि, व्हेन जब, अनलेस जब तक नहीं। इसमें ऑलरेडी निगेटिव का सेंस है। तो आइए हम कुछ ट्रांसलेट देखते हैं, इसके बाद कि ट्रांसलेट कैसे बनाएं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डिपेंडिंग ट्रांसलेट करके दिखाते हैं हम आपको। इसका ट्रांसलेट कैसे आप कवर करेंगे, तो थोड़ा सा एक हम बड़ा ट्रांसलेट लेते हैं। वह सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ने कोचिंग जाता है। थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, इसमें क्या करना है, वह जो लिखा हुआ, इसमें क्रिया के पहले कौन डाल के क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे ता है जिसके अंत में वही क्रिया है, तो हमको क्वेश्चन करना है कौन जाता है। तो हमारा आंसर होगा वह। जो वह क्या है, हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। इस वह को यहाँ से ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पर ला करके लिख लेंगे वह, और फिर इस वह को यहाँ पर ला के लिख लिया तो उल्टा आएंगे, अब सीधा नहीं। पहले हम वह का अंग्रेजी लिखेंगे तो होगा ही, जो कि मेरा क्या है, सिंगुलर है। अब जाना का अंग्रेजी क्या होता है, तो गो होता है, जो कि प्लूरल है, मैंने अभी बताया हुआ है आपको। तो गो जो है ये हो जाएगा प्लूरल, तो वाक्य हो जाएगा मेरा गलत। तो इसीलिए इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर बनाने के लिए मैंने बताया था कि वर्ब के लास्ट में एस और यस डालेंगे, तो हो जाएगा मेरा ही गोज। गोज जो है उसके बाद में कोचिंग, चूँकि एक जगह है तो जगह के पहले हमेशा टू डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि कोचिंग तक ही जा रहा है, लिमिटेशन है, मतलब कोचिंग से आगे नहीं जा रहा है। लिमिटेशन ऑफ प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। जैसे गो टू कोचिंग, कोचिंग तक ही जाना है, कोचिंग से आगे नहीं बढ़ना है।
तो लिमिटेशन तक, टू मतलब तक, तो इसीलिए हम लोग टू का यहाँ पे यूज करेंगे, तो होगा टू और फिर कोचिंग, उल्टा ही लिखना है, बिल्कुल सही सीधा बिल्कुल ही नहीं जाना है, कोचिंग। दूसरी बात यहाँ पे चूँकि गो का यूज हुआ है जो वर्ब है, तो पढ़ना भी यहाँ पे वर्ब है, तो दो वर्ब जब भी आए तो बीच में हम टू का यूज करेंगे, तो यहाँ भी हमको टू लगाना है, वर्ब के पहले भी टू लगाना है और जगह के पहले भी टू लगाना है। अब टू लिख के फिर हमको लिखना है पढ़ना का इंग्लिश रीड। उसके बाद यहाँ आएंगे तो है इंग्लिश, तो हम लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद साथ है तो साथ का अंग्रेजी होगा विथ, और मेरे का अंग्रेजी यहाँ पे माई होता है, लेकिन हमको शुरू में सब्जेक्ट लिख लिए हैं, वर्ब दे दिए हैं, तो बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। तो हम लोग सब्जेक्ट लिख चुके हैं, तो हमने स्ट्रक्चर में लिखा था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ और यहाँ वाला काम कर लिया है, बाकी ये है, तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मी लिखना है कभी भी, तो हो जाएगा मी। माई अगर आप लिखते हैं तो गलत है, आई भी लिखते हैं तो भी गलत है, तो होगा आपका मुझे का मी, चूँकि बाद में जब कभी भी हम लिखते हैं तो मी ही लिखते हैं, तो मेरे हो गया। अब से, चूँकि निर्जीव सवारी है तो निर्जीव सवारी के पहले निश्चित रूप से बाई का यूज कर, जैसे बाई बस, बाई प्लेन, बाई ट्रेन। अब फिर यहाँ पे उल्टा आएंगे तो लिखा हुआ है बस, तो हम लिख देंगे बस। फिर टाइम के पहले हम हमेशा क्या करेंगे, तो ऐट का यूज करेंगे, कोई भी बजे निश्चित टाइम हो तो हो जाएगा ऐट लिखेंगे सबसे पहले और लिखेंगे 6 o'clock, 6 o'clock, इसका मतलब हो गया 6 बजे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद उल्टा आ रहे हैं तो मिल रहा है मे का अंग्रेजी होगा इन, और एक दिन में चूँकि एक शाम होती है तो एक चीज़ के पहले हम निश्चित रूप से द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सुबह एक है तो एक सुबह के पहले हम द का यूज़ करेंगे, एक दिन में चूँकि एक ही सुबह होती है तो इन द, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉर्निंग मीन्स सुबह। अब सुबह का इंग्लिश हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दिन का नाम है तो दिन के नाम के पहले हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन में, तो ऑन लिख दिया। और फिर सोमवार, इसका अंग्रेजी होगा मंडे, मंडे का एम जो होगा वो कैपिटल से हम लोग लिखेंगे और फुल स्टॉप देंगे। तो हम यहाँ से चलें और यहाँ तक, यहाँ से तो मेरा बाकी था, यहाँ तक पहुँच गए। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि क्या से शुरू है वाक्य आपका, जैसे क्या हुआ सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ने कोचिंग जाता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डज का यूज करेंगे और ही का यूज करेंगे, और गोज का जो ईएस था उठ करके यहाँ आ गया है, इसीलिए यहाँ से ईएस अब हम हटा देंगे, नहीं लिखेंगे गो, और बाकी सेम उतार देना है। टू कोचिंग, टू रीड इंग्लिश विद मी बाई बस एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। तो इसका मतलब हो गया कि क्या वह सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ने कोचिंग जाता है। नेक्स्ट हम इसका अगर निगेटिव क्या से वाक्य शुरू होगा तो ये हो जाएगा, निगेटिव बनाना है नहीं, जैसे वह सोमवार को सुबह में बस से नहीं जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, मतलब इस वाले को पहले और इस वाले को बाद में, तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू कोचिंग टू रीड इंग्लिश का ही हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज का नाम, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब। इंग्लिश विथ मी बाई बस एट 6 o'clock इन द
मॉर्निंग ऑन मंडे। तो ये वाक्य आपका नेगेटिव हो गया और फुल स्टॉप देंगे। इसका मतलब हो गया कि वह सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ने कोचिंग नहीं जाता है। अगर हमको लेना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या वह सोमवार को सुबह में अंग्रेजी पढ़ने कोचिंग नहीं जाता है, तो इसके लिए हम लोग इस वाले डज को बाहर करेंगे और ही को अंदर करेंगे। तो हो जाएगा डज ही नॉट गो टू कोचिंग टू रीड इंग्लिश विथ मी बाय बस एट 6 o'clock in the मॉर्निंग ऑन मंडे, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब नेक्स्ट है, अब जैसे कि वह कहाँ जाता है, जैसे कोचिंग पढ़ने कहाँ जाता है, किसी जगह की बात की जा रही है, तो पहले कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, और उसके बाद 2 नंबर वाक्य को जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा डज ही गो टू कोचिंग टू रीड इंग्लिश विद मी बाय बस एट 6 o'clock in the morning on मंडे, और क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह से ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है अब ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फंक्शन के साथ करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसमें दोस्तों को शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और नए बैच के साथ हमारे जुड़ना चाहते हैं 12th के या 11th के, तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9852030945। तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं और नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार आप वीडियो देखते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें।